हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम समकालीन भारत में शिक्षा, जो कि बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, हिंदी में ये वीडियो होने वाली है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो कि एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ को अवेलेबल कराया जाता है और साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन क्या था? पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करें कि गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा की अवधारणा क्या थी। अगर हम महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या थी उसकी बात करें, तो उनका शैक्षणिक दर्शन जो था केवल सरलता और स्वावलंबन, गुरु शिष्य संबंध और समाज सेवा पर आधारित था। कि मतलब जो भी एजुकेशन ले रहा है, जिसको भी शिक्षा मिल रही है, वो स्वावलंबी बन सके और एक दूसरे की समाज में सेवा करने लायक हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ गांधी जी का पाठ्यक्रम जो था वो सरल और आवश्यक ज्ञान के बारे में था। कि ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का ज्ञान आप ले रहे हैं और आपके पास कुछ समाज को लेकर कोई चीज ही नहीं है। तो मतलब बहुत सरल और आवश्यक जो ज्ञान है केवल उसको प्राप्त करना था, जिसमें ग्रामीण और गांव की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा रह रहा है और जो गांव क्षेत्र में रह रहा है और जो शहर क्षेत्र में रह रहा है, उन दोनों के बीच में थिंकिंग में डिफरेंस होता है। तो ग्रामीण और शहरों को उनके देख के हिसाब से उनके आधार पर शिक्षा, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षा है उसको अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाना और विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना। ठीक है, और शिक्षण विधियों में अगर हम बात करें तो वो गुरु शिष्य संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते थे। कि वो कहते थे कि गुरु और जो शिक्षक होता है, उन दोनों के बीच में गुरु और शिष्य के बीच में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो है गुरु के पास से होनी चाहिए और गुरु को शिक्षा को ग्रामीणता और दैहिक श्रम के साथ सिखाना चाहिए। उनके दर्शन का परिणाम स्वदेशी आंदोलन के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं जैसे कि गुरुकुल का निर्माण हुआ। उनके ही आंदोलनों की वजह से जो भारतीय संस्कृति और दैहिक श्रम के मूल्यों पर आधारित था। ठीक है, और गांधी जी का शैक्षिक दर्शन अगर हम देखें तो भारतीय समाज में बहुत बुनियादी तरीके से शिक्षा को महत्व को बढ़ाया है और उनको समझाने में और विद्यार्थियों को समाज में सेवा के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न थी? देखिए, यहाँ पे जब आप औपनिवेशिक शिक्षा और भारतीय स्वदेशी शिक्षा की बात करेंगे, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। एक और जहाँ औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षार्थी है, उनको व्यापक ज्ञान और जॉब लेने लायक और नैतिकता, व्यक्तिगत विकास के साथ समृद्ध बनाना था। ठीक है? और दूसरी ओर जगह अगर हम बात करते हैं स्वदेशी शिक्षा की, तो इसमें ना आप देखेंगे कि जो भारत की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषाएँ हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। उसमें आपकी जड़ें जो है वो मजबूत कराई जाएँगी। और अगर हम औपनिवेशिक शिक्षा की बात करें तो इसका उद्देश्य था छात्रों को विशेष विषयों में विशेषता प्राप्त कराना, जिसके लिए सैकड़ों विकल्प प्रावधान हो, आगे चलकर उनको और भी रोजगार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प मिल सके, है ना? और भारतीय जो स्वदेशी शिक्षा है, उसमें बेसिकली संस्कृति और भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यह शिक्षा प्रणाली जो है भारतीय भूमि और संस्कृति के अनुरूप थी और उसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों को अपनी भारतीय पहचान और विरासत के प्रति समर्पित करना। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शिक्षा और स्वदेशी शिक्षा प्रणाली में मुख्य विभिन्नता उनके उद्देश्यों और उत्पादन में था। कि उनका उद्देश्य अलग-अलग थे और उत्पादन भी अलग-अलग था। औपनिवेशिक शिक्षा विशेषकर विशेषाधिकार प्रदान करने का उद्देश्य रखती थी, जबकि जो स्वदेशी शिक्षा है वो प्रणाली वो भारतीय संस्कृति और धर्म के साथ शिक्षा को एकजुट रखने की ओर दिशा में काम करती थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था औपनिवेशिक शिक्षा और उसके बीच में। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, शिक्षा एक मानव अधिकार है। ज्योतिबा फूले इस कथन की पुष्टि कीजिए और उनके शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि शिक्षा जो है वो मानव का अधिकार है। ये ज्योतिबा फूले का कथन है।
इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। अकॉर्डिंग टू हम ज्योतिबा फुले के अकॉर्डिंग देखें तो उनका कथन जो है शिक्षा एक मानव अधिकार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की प्रमुख भावना को प्रकट करता है कि समाज में न्याय होना चाहिए, उसकी भावना को प्रकट करता है। और साथ ही साथ भारतीय समाज में शिक्षा के अधिकार को सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराता है। उनका बेसिकली मुद्दा था ज्योतिबा फुले का कि जितने भी दलित हैं और अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको आगे चलकर और भी ऑप्शंस देखने को मिले। उनके शैक्षिक दर्शन में शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध बनाना था। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ज्योतिबा फुले के, तो उनके हिसाब से था जितने भी अल्पसंख्यक, दलित या फिर उस जगह में मतलब उस देश में जितने भी समाज के चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, सभी के लिए इक्वल एक ही दिशा में शिक्षा प्रदान होना चाहिए ऐसा। और उनके लिए शैक्षिक दर्शन में मानव अधिकारों के प्रति सजगता पैदा की और समाज में सामाजिक न्याय के प्रति उन्होंने संवेदनशीलता बढ़ाई। उनका योगदान जो है भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से भी सामाजिक सुधार की ओर भी रहा है। शिक्षा के साथ-साथ अल्पसंख्यकों का विकास, उनको भी अधिकार मिले, उसके साथ-साथ सामाजिक सुधार में भी उनका योगदान रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के योगदान की प्रमुख व्याख्या करनी है। यहाँ पे आप जितने भी ऐसे फेसेस को देखेंगे जैसे कि सावित्रीबाई फुले हो गए, गांधी जी हो गए, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन को लेके, उन सभी को आप अच्छे से पढ़ के जानना। इनमें से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें तो वो भारतीय शिक्षा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि महिला शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। वो महिला के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है? ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो वो अल्पसंख्यकों के लिए थी, ठीक है? और सावित्रीबाई जो है वो महिला शिक्षा में बहुत योगदान रहा है उनका। शिक्षा के पक्ष में अग्रसर सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के पक्ष में प्राचीन भारतीय समाज में एक उत्कृष्ट भूमिका दायर की थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए संघर्ष किया था कि महिलाएँ जो है वो शिक्षित बन सकें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे कंटिन्यू है। शिक्षा के केंद्र की स्थापना सावित्रीबाई फुले और उनके पति जो है ज्योतिबा फुले ने पुणे में हिंदू महिला धर्म सभा की स्थापना की जिससे कि महिलाएं जो थी वहां के शिक्षा केंद्र में स्थापित हुआ और वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। समाज में सामाजिक परिवर्तन सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित बनाकर समाज में बहुत ही सामाजिक परिवर्तन लाए। उसका सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम सा बनाया महिलाओं को शिक्षित करके। उन्होंने जाति-पात, असहमति और अंधविश्वास ये सारी इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा और महिलाओं को सशक्त बनाया, उनको शिक्षा प्रदान कराया, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसी का लास्ट लाइन, सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपने साहसिक और समर्पित योगदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करेगा? लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए आप कौन सी विभिन्न रणनीतियां अपना सकते हैं कि जिससे क्या हो कि जितने भी लैंगिक असमानताएं हैं लिंग के आधार पर जितनी भी असमानताएं हैं उनको दूर करा जा सके इन सभी टॉपिक्स पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। शिक्षा के लक्ष्य यहाँ पे आप लक्ष्य लिख लेना, ठीक है? और विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो शिक्षा तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनकी शिक्षा तक पहुँच नहीं है, इस चीज़ को लेकर। आर्थिक सहायता देना, ठीक है? शिक्षा के आधार में अधिकार में अधिनियम जो है ये वाला राइट टू एजुकेशन एक्ट ये जितने भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, उनकी मदद करेगा। साथ ही साथ लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए रणनीतियाँ बनाएगा। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नारी हो, पुरुष हो, उनके बीच में समानता को बढ़ावा देने वाली जितनी भी रणनीतियाँ हैं, उनको अपना सकते हैं। सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसका ठीक है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। सामाजिक बदलाव इस एजुकेशन एक्ट की वजह से समाज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। इस प्रकार हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लिए बहुत उपयोगी रहा है और उनके लिए शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माता-पिता और शिक्षक एक लिंग मुक्त समाज कैसे बना सकते हैं? व्याख्या कीजिए। बिकॉज़ देखिए जब भी अब लिंग की बात करते हैं तो माता-पिता और शिक्षक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले माता-पिता बिकॉज़ जैसा घर में आप माहौल बनाते हैं, अगर आप अपने घर में पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं, महिलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उनके पॉइंट्स को नहीं ध्यान में देते हैं, तो वहीं से चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि लिंग में कैसे असमानता होती है।
और फिर दूसरी बार जब वो शिक्षक के पास जाते हैं, स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो माता-पिता और शिक्षक एक लिंग मुक्त समाज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे शिक्षा में समानता, माता-पिता जो हैं, वो चाहे उनकी बेटी हो या बेटा, दोनों को एक ही स्कूल में भेजें। अगर गवर्नमेंट में भेज रहे हैं, तो गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भेज रहे हैं, तो प्राइवेट में उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें। और शिक्षकों का भी, कि शिक्षक जो है लड़का या लड़की देखकर ना पढ़ाएँ, वो बिल्कुल इक्वालिटी के साथ और सभी को मौके दें, अवसर दें, सभी चीज़ की अपॉर्च्युनिटीज़ दें, ठीक है? और लैंगिक असमानता के खिलाफ शिक्षा, माता-पिता और शिक्षक जो हैं, वो लैंगिक असमानता के खिलाफ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो छात्र हैं, उनके अंदर लैंगिक समानता और आदर्शों के प्रति जागरूक कर सकता है। और जागरूक समाज का निर्माण बनाना, माता-पिता और शिक्षक द्वारा सशक्त बच्चों का पालन करना और उन्हें समाज के लिए जागरूक बनाना, समाज में लैंगिक मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण है, ठीक है? सो माता-पिता और शिक्षक द्वारा शिक्षा के माध्यम से लैंगिक मुक्ति प्राप्ति, समर्पित और सामाजिक जागरूकता का प्रोत्साहन करने में एक लिंग मुक्त समाज बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। बिकॉज़ किसी भी बच्चे की अगर हम देखें पालन-पोषण जो है तो वो माता-पिता और फिर उसके बाद शिक्षक पे ही निर्भर करती है। ठीक है? तो ये जो अगर ये सुधर सकते हैं, अगर इनमें बदलाव देखने को अगर हमें मिलता है इस क्षेत्र में, माता-पिता और शिक्षक के अ, सोच में, विचारों में अगर चेंज देखने को मिलता है, तो इससे समाज में भी कई बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि धर्म शिक्षा को प्रभावित करता है? कैसे? हाँ, ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? तो ये लाइन नीचे लिख के आपको ऐसे कंटिन्यू करना है इस आंसर को कि हाँ, धर्म जो है वो शिक्षा को प्रभावित करती है और साथ ही साथ ये कई तरीकों से हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कई एजुकेशन सिस्टम में धर्म के अनुसार पढ़ाया जाता है या धर्म को लेकर भेदभाव किया जाता है, ये सारी चीज़ें। मौलिक आदर्शों का प्रचार, अगर धर्म शिक्षा छात्रों को मौलिक आदर्शों और मूल्यों के प्रति जागरूक कर सकती है, तो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। शांति और सामंजस्य, एडजस्टमेंट बढ़ाना। धर्म जो है शिक्षा और सामंजस्य, सहानुभूति और शांति के महत्वपूर्ण भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। अगर धर्म के सभी धर्म बराबर हैं, ऐसा करके अगर एजुकेशन दी जाए और बिना किसी भेदभाव के पढ़ाया जाए तो। ठीक है? और योगदान और सेवा। अगर धर्म शिक्षा छात्रों को सेवा की भावना और दूसरों की मदद करने के लिए मौलिक तत्वों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अगर आपके अंदर धर्म के लिए लेकर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप देखेंगे कि आपको योगदान और सेवा करने की भावना जो है, उस चीज़ में आप प्रोत्साहित होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वितरित हैं और सभी में अलग-अलग बातें कही गई हैं। ठीक है? अब स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? समानता का अधिकार हो गया, जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद जो 21 और 22 के बीच में जहाँ पे दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 और 45 इसमें बताया गया कि कैसे 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन निषेध है और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको मतलब इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकारों का, ये हमारा फर्ज़ है, ये हमारे अधिकार हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत और नगर पालिकाएँ स्वशासन की संस्था के रूप में कैसे कार्य करती हैं? आरटीआई के विशेष संदर्भ में शिक्षा में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करना है आपको। तो पंचायत और नगर पालिका की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली स्वशासन की तरह काम करते हैं बिकॉज़ पंचायतों में देखेंगे आप तो वो खुद से निर्णय लेते हैं। गाँव वाले सब इकट्ठा होते हैं, कोई क्राइम होता है या कुछ भी होता है तो कोई नई चीज़ डेवलपमेंट करनी है, तो पूरे गाँव के साथ वो डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। पंचायत और नगर पालिका स्वशासन की संस्था के रूप में भारतीय समाज के स्तरीय और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संस्थाओं का जो है मुख्य उद्देश्य केवल स्थानीय समस्याओं का समाधान करना नहीं होता है और स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित देना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचायत और नगर पालिका जो है वो शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में और उसको सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरटीआई के अनुसार सर्व शिक्षा अधिकार के तहत इन स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका को निभाने में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि विधायिका की भूमिका, पंचायत और जितने भी नगर पालिका होते हैं उसमें विद्यालयों की व्यवस्था, शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम की तैयारी करना, उसको पढ़ाना, सभी सेवाओं को प्रदान कराना, इस सभी में विधायिका की भूमिका निभाती है। ठीक है? और न्यायपालिका की अगर हम बात करें, न्यायपालिका से अगर हम कंपेयर करें पंचायत और नगर पालिका को, हम यहाँ पे विधायिका, न्यायपालिका इसको लेकर यहाँ पे हम पंचायतों को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम न्यायपालिका के अनुसार
कंपेयर करें तो पंचायत और नगर पालिका जो है उसके द्वारा शिक्षा में न्याय की भूमिका निभाने का भी काम होता है। वे सभी छात्रों को शिक्षा से संबंधित इक्वालिटी देते हैं, सभी चीज़ को इक्वल अपॉर्च्युनिटी हो देते हैं। तो इस तरह पंचायत और नगर पालिका शासन जो है स्वशासन के माध्यम से शिक्षा और के क्षेत्र में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका निभाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रावधान कौन से हैं? अगर हम भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में प्रावधान की बात करें तो इनमें से निम्नलिखित हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, जिसमें आर्टिकल 21 ए, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का हक सुनिश्चित है। इस उम्र के सभी बच्चों को एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम एनईपी भी कहते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रमाणित करने का प्रावधान भी है। एनईपी शिक्षा के क्षेत्र में नीति और मार्गदर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और राज्य स्तरीय विशेष अधिकार, स्टेट लेवल स्पेशलाइज्ड प्रोविजनल, इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ विशेष अधिकार जैसे कि स्पेशल प्रोविजन होते हैं, जिसमें जैसे कि आर्टिकल 15 का पार्ट 4 एंड 46 के तहत आरक्षित शिक्षा, जिसमें आरक्षण दी जाती है कुछ महत्वपूर्ण धर्मों के लिए, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र से आए अ, विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, संविधान के अन्य अनुच्छेद, अदर ऐसे प्रोविजंस है जिसमें शिक्षा को लेकर कई ऐसे प्रावधान हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो दिए गए हैं। ठीक है, तो इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों के अधिकार और शिक्षा के मानकों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। इन अधिकारों के तहत, इन अनुच्छेद के तहत ऐसी-ऐसी कई कानून बनाए गए जिसके तहत शिक्षा का अधिकार जो है सभी मानवों के लिए, नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है और बहुत आसानी भी हो चुकी है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।